तो बच्चों हमने पिछले सेशन में बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के पूरे नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की, इसको हमने डिटेल में लिखा था विद द टेबल फॉर्म, राइट? लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप व्हाट वी हैड डन. वी हैड डन सैकराइड्स, दैट वाज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, और उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मोनो, ओलिगो एंड पॉली, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ शुगर्स दैट दे कंटेन. मोनो में सिंगल यूनिट था, ओलिगो में 2 to 10 यूनिट्स है, पॉली में ग्रेटर देन 10 यूनिट्स है. उसके हमने सब सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देख लिए थे, उनके अंदर किस तरह से बॉन्डिंग पैटर्न बनेगा, क्या उनके यूनिट्स होंगे, जैसे कि डाइसैक्राइड्स, खास करके डाइसैक्राइड्स मैंने आपको याद करने बोला था, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये 3 एग्जांपल जो थे कि उनके अंदर उनके कंपोनेंट्स कौन से हैं, राइट? एंड देन ट्राइसैक्राइड्स में रैफिनोज था, टेट्रासैक्राइड्स में स्टैकियोज था. इनके अंदर क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ऑल दोज वी हैड डन. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द structure, the chemical properties and the structure of glucose and fructose. Now this is by far one of the most important things when it comes to biomolecules, right? Because हमारा जो अभी तक नॉर्मल पैटर्न, हम कभी भी ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर उठाते तो क्या होता था कि भाई नॉमेनक्लेचर कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एमओपीज कर लिया और फिर केमिकल रिएक्शन लिख लिया, राइट? पर यहाँ पर ग्लूकोज का अगर आप देखो, आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने प्रिपरेशन से शुरू किया, एमओपी से शुरू किया है, बट बिफोर गोइंग टू दैट यहां पर आपको फोकस करना होगा बहुत डिटेल में ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, राइट? तो पहले अपन क्या कवर करेंगे, पहले अपन डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एमओपीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे. ठीक है बच्चों? नाउ आवर फोकस एज आई मेंशन्ड विल बी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसके ऊपर फोकस करना जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई नहीं है. ठीक है, तो इसलिए फोकस करके समझना बच्चों. सबसे पहली चीज समझो कि जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख रहे हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, आपके लैक्टोज, माल्टोज, किसी का भी आप स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स इन जनरल लिख लो आप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब्स या शुगर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो इसको आप 2 वैरायटी से लिखोगे, 2 टाइप, ध्यान से सुनना, 2 अलग अलग टाइप से. ठीक है, एक होगा ओपन चेन यानी कि नॉन साइक्लिक फॉर्म, और दूसरा होगा क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक फॉर्म. ठीक है, तो जो ओपन चेन फॉर्म है उसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन. क्या नाम है? Fisher projection. So there are 2 ways of writing the structure. Number 1, simplified version is, number 1 is Fisher projection. The second one is Haworth projection. पहला क्या है बच्चों? Fisher projection. दूसरा क्या है? Haworth projection. Now let's understand ये दोनों का terms का meaning क्या है. ठीक है, ये Fisher और Haworth actually होता क्या है? तो फिशर प्रोजेक्शन मतलब कि यहां पर यू राइट द स्ट्रक्चर इन ओपन चेन फॉर्म, इन ओपन चेन, और यू कैन से असाइक्लिक फॉर्म, विच जहां पर हम लोग चेन को वर्टिकली लिखते हैं. ये मैंने आप लोग को बताया था, राइट? 6 कार्बन की चेन अपन वर्टिकली लिखते थे बच्चों, तो वहां पर अपन ओपन चेन फॉर्म में जो लिखते थे. तो अब से आपको कोई बोलेगा कि जब आप स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हो ना ग्लूकोज का ये वाला, तो ये आप एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर लिख रहे हो? ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन आप लिख रहे हो, ऐसे आप बोलोगे. क्या ये बात एकदम सिंपल लग रही है? समझ में आ रही सबको? जब आप ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखोगे या असाइक्लिक फॉर्म लिखोगे ऐसे वर्टिकल, तो आप बोलेंगे एक्चुअली हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग ग्लूकोज फ्रुक्टोज का ओपन चेन फॉर्म लिख रहे हैं. तो ऑब्वियसली हैवर्थ क्या रहेगा? अब ये तो समझ में आ गया होगा. दिस विल बी द स्ट्रक्चर विच इज रिटन इन किस फॉर्म? क्लोज चेन फॉर्म या फिर रिंग फॉर्म बोल सकता हूं. क्लोज चेन फॉर्म या फिर रिंग फॉर्म या फिर साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, इस तरह से. तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब हम लोग लिखेंगे या इनफैक्ट कोई भी शुगर हम लोग लिखेंगे, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग इट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स. काफी क्लैरिटी, इजी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल हियर. नेक्स्ट लेवल, अभी फिशर प्रोजेक्शन में मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको आपके लिए, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं.
फिशर प्रोजेक्शन में आप दो वेरिएशन लिख सकते हो। फिशर प्रोजेक्शन में क्या कर सकते हो आप, दो वेरिएशन लिख सकते हो। कौन से दो वेरिएशन है वो डी सीरीज और एल सीरीज के शुगर है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, फिशर प्रोजेक्शन में आप डी सीरीज, डी कैपिटल डी फॉर डॉन्की, या एल फॉर लायन, ये दो सीरीज के शुगर लिख सकते हो। अब हमने डी और एल फॉर्म्स कहां पे किए हुए थे बच्चों, क्या हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑलरेडी किए, इनएंशियोमर्स में, बट वहां पर हमने स्मॉल डी और स्मॉल एल किए थे ना। उस समय पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद होगा कि डेक्स्ट्रोलीवो अलग होता है और आगे हम लोग डीएनएल सीरीज पढ़ेंगे वो अलग होगा। तो ये आज हम लोग डीएनएल सीरीज पढ़ने वाले। ध्यान से सुनना जरा, ये इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो, बिकॉज कई बच्चों को इन दोनों, क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल में एंड द कंफ्यूजन रह जाता है, तो अपन उसको एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे अभी, ठीक है। चलो, तो फिशर में मैंने क्या बोला आपको, आप क्या लिख सकते बताओ। फिशर में आप बोलेंगे सर हम दो टाइप लिख सकते हैं, एक होगा क्या डी और एक होगा एल, कैपिटल डी कैपिटल एल, ठीक है बच्चों, ओके। जब हम लोग हैवर्थ की बात करेंगे, साइक्लिक फॉर्म की बात करेंगे, तो हम दो फॉर्म लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा। क्या लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो फिशर में डी और एल, हैवर्थ में अल्फा और बीटा। तो जब आप ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रहे हो तब आप डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज ऐसा बता सकते हो, डी फ्रुक्टोज एल फ्रुक्टोज ऐसा बता सकते हो। समझ में आ रही ना बात, है कि नहीं। और जब आप हैवर्थ प्रोजेक्शन लिख रहे हो तब आप अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म ऐसा बता सकते हो। यानी कि जब साइक्लिक लिखेंगे तो अल्फा बीटा देख सकते हैं, जब ओपन चेन लिखेंगे तो डी और एल देख सकते हैं। एंड नाउ कम्स द कैच, हियर, the Fisher and Haworth projection you can convert one to the other, and this is the catch। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, you can convert one form to the other form। मतलब आपको वो लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर देंगे, बोलेंगे इसको क्लोज चेन फॉर्म में लिखो, या क्लोज चेन स्ट्रक्चर देंगे आपको, बोलेंगे ओपन चेन फॉर्म में लिखो। समझ रहे हो आप बात को। लेट्स टेक एग्जांपल, आपको उन्होंने डी ग्लूकोज दिया, क्या दिया बच्चों, क्या दिया, डी ग्लूकोज दिया, और आपको बोला कि डी ग्लूकोज का अब आप क्लोज चेन फॉर्म लिखो। कैसा बोला कि आप उसका क्लोज चेन फॉर्म या साइक्लिक फॉर्म लिखो। तो अब आप डी ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म ऐसा लिख सकते हो। डी ग्लूकोज का ही अल्फा फॉर्म भी लिख सकते हो, बीटा फॉर्म भी। सपोज एल ग्लूकोज देता तो उसका भी आप अल्फा भी लिख सकते थे, बीटा भी लिख सकते थे। समझ रहे हो। तो टेक्निकली आपके पास कितने वेरिएशन आ गए, 4 वेरिएशन, अल्फा डी बीटा डी, अल्फा एल बीटा एल। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग। इस तरह से आपके पास अलग अलग वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई मेनी स्टूडेंट्स मे फाइंड इट कंफ्यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उनको लगे अरे भाई ये स्ट्रक्चर इतने सारे कैसे बन रहे एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, है ना। तो फंडा ये है, लेट्स टेक वन थिंग एट इसमें से एक एक उठा के अपन एक एक करके चेक करेंगे। तो फिशर में डीएनएल, हैवर्थ में अल्फा बीटा। ओके, बिफोर आई गो टू फिशर का डीएनएल, वन स्मॉल थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट वी शुड रिवाइज इज ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने क्या किया था, याद करो। ये तो बहुत डिटेल में करवाया हुआ है मैंने। ऑप्टिकल आइसोमर्स पहली बात तो डेक्स्ट्रो लीवो किए थे, याद है सबको, ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो, स्मॉल डी और स्मॉल एल, ये किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या बोली थी बच्चों, याद है ना, काइरल कार्बन चाहिए। क्या चाहिए अपने को, काइरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन चाहिए। क्या था असिमेट्रिक कार्बन, ये भी रिवाइज करवाता हूं। असिमेट्रिक कार्बन वो था जिसके चारों वैलेंसीज अलग अलग होगी, कभी भी दो रिपीट नहीं होगी, है ना। ये अगर रिवीजन ये आपको अगर ध्यान में है तो आपको काफी इजी लगेगा, चलो अब एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिशर का मतलब अपनी वर्टिकल ओपन चेन। तो वर्टिकल ओपन चेन में क्या आएगा, अपने पास आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स, राइट। सेम वे एल में भी अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स। पहले मैं ग्लूकोज का लिख के दिखा रहा हूं आपको, देख लो। Please pay very close attention to this. Okay, I think all of you should be able to see this on your screen. Yes. Now,
यू सी दैट कार्बन नंबर मैंने 1 to 6 यहां पे लिख दिया। अच्छा, अब नोटिस करो कि जो पहला कार्बन है, अभी ये हमने ऑलरेडी डिटेल में किया बच्चों की, ग्लूकोज के पहले कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड। क्यों? ये तो पिछली बार करवाया था ना कि ग्लूकोज क्या है, अल्डोहेक्सोज है, तो पहला वाला तो फिक्स हो गया एल्डिहाइड, पहला वाला क्या हो गया, फिक्स हो गया एल्डिहाइड। अब जिनको ये चीज एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लेना कि भाई एल्डिहाइड ऐसा दिखता है ना बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, तो क्या ये कार्बन असिमेट्रिक हो सकता है क्या? क्योंकि इसकी 4 में से 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन ने ले ली, तो नहीं हो सकता ना ऑब्वियसली ना। और वैसे भी sp2 कार्बन असिमेट्रिक नहीं होता, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो डबल बॉन्डेड कार्बन असिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। तो वो तो चलो पहला वाला तो हट गया। उसके बाद मैंने आपको कैसा सिखाया था लिखने के लिए, ऑल्टरनेट HOH। यस, क्या बोला था, ऑल्टरनेट HOH, ध्यान से सुन लेना, ऑल्टरनेट HOH। ठीक है, मैं बहुत नीटली बना रहा हूँ, टाइम लेके बना रहा हूँ, वो जैसे कि आप भी बहुत ही अच्छे से नीटली ये डायग्राम बनाओ, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपके बोर्ड्स में ये 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आया है कई बार, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड द फॉर्मूले और द प्रोजेक्शंस फॉर ग्लूकोज, राइट। तो प्लीज मेक श्योर यू वेरी नाइसली साथ में बनाइए, सब लोग साथ में बनाओ। तो ये आपका बना, समझो, ग्लूकोज। ठीक है, मतलब ये चेन बनी, नॉट ग्लूकोज नहीं बना, अभी चेन बन गई। और मैंने क्या कहा कि ऑल्टरनेट आप HOH लगाओगे। अब प्लीज नोटिस यहां पर ध्यान से, ठीक है, मैं OH क्या कर रहा हूं, ऑल्टरनेट साइड लगाते जा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, पर मैंने सेकेंड लास्ट कार्बन को स्किप कर दिया। क्या किया मैंने सेकेंड लास्ट कार्बन को स्किप कर दिया बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड लास्ट कार्बन को स्किप कर रहा हूं, प्लीज नोटिस वेरी प्रॉपरली। ओके, देन आई हैड OH अगेन आई एम स्किपिंग द सेकेंड लास्ट कार्बन, और लास्ट वाले पे CH2OH। क्लियर? हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन यहां पे, यहां पे, यहां पे। अभी भी मैं, आप देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन को मैंने क्या किया है, स्किप किया है। क्यों किया, अभी समझ में आएगा। यहां तक स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। पहले कार्बन के पे क्या बनाया मैंने, CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट वाले पे क्या बनाया, CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। CH2OH क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ, राइट। ये क्या हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आप बोलोगे हाँ सही बात है। अच्छा, ये लास्ट वाला कार्बन ये है क्या, कायरल है क्या, उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो कायरल हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर आपने ये सेकेंड लास्ट कार्बन को क्यों छोड़ दिया, और यहीं पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। और सेकेंड लास्ट कार्बन को मस्त प्यारा सा एक बड़ा सा बॉक्स करना। यस, तो ये आपका मेन कार्बन है जो डिसाइड करेगा, ध्यान से सुनना, ये आपका मेन कार्बन है जो डिसाइड करेगा कि आपका ग्लूकोज D फॉर्म है या L फॉर्म है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन, आपकी ग्लूकोज की चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन विल डिसाइड कि आपका क्या है, ग्लूकोज D फॉर्म है या L फॉर्म है। क्या ये दिमाग में गया सबके? यस। अब सोचना ऐसे कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप जब राइट साइड पे है तो वो D फॉर्म है, और जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो L फॉर्म। बस यही डिसाइडिंग फैक्टर है। ये मैंने क्यों लास्ट तक रखा, क्यों, देखो अब ध्यान से। अब आपको दिखेगा कि ये OH सेम साइड आ गए ना, ऑल्टरनेट हुए क्या, नहीं, सेम साइड, दोनों राइट साइड आ गए ना। पर मैंने क्या किया, मैंने बाकी सबको राइट लेफ्ट ऑल्टरनेट लिख दिया था, बरोबर है ना, और सिर्फ सेकेंड लास्ट वाले को मैंने डिसाइडिंग बनाया। आई थिंक ये सबके दिमाग में गया होगा। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इस बात का, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं छोड़ा है, ठीक है, बहुत इजी हो गया। देखो क्या बोला मैंने कि बॉस आपका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ग्लूकोज की चेन का, वो डिसाइड करेगा D या L। कैसे डिसाइड करेंगे D या L भाई, तो ये जो OH ग्रुप है ये राइट साइड पे आया ना, ये लिखो मत, ये राइट साइड, मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। राइट साइड पे आया तो क्या बोलेंगे, D ग्लूकोज बोलेंगे, कैपिटल D। तो ये D सीरीज का शुगर हो गया। कैसा हो गया ये, D सीरीज। अब आपको समझेगा कि भाई ग्लूकॉन डी क्यों बोलते हैं, है ना, ग्लूकॉन डी क्यों बोलते हैं अपन, बाहर जो आपको मिलता है, टीवी पे ऐड भी आती है, क्यों,
क्योंकि भाई उसमें डी फॉर्म में होता है, जो शुगर है वो डी फॉर्म का शुगर है, तो दिस इज डी ग्लूकोज। कैसे पहचाना मैंने डी ग्लूकोज को? मैंने देखा कि आखिरी सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड पे था, तो मैंने डी ग्लूकोज को पहचान लिया। क्या ये बात सबके दिमाग में भेजे में एकदम से क्लियर हो गई? कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो यहां पर ये नोट भी अपन कर लेंगे, OH ऑन राइट साइड ऑफ लास्ट काइरल कार्बन। आप बोलेंगे सर सेकंड लास्ट की जगह आप अचानक ये क्यों लिख रहे हो? लास्ट काइरल कार्बन, ये भी बताता हूं। लास्ट काइरल कार्बन, ये भी बताता हूं, मीन्स कैपिटल डी, मीन्स कैपिटल डी, है ना, डी फॉर्म ऑफ शुगर। इसको हम लोग डी कन्फिगरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी कन्फिगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट काइरल कहां से लेके आया आप अचानक, तो ये भी समझ लेते हैं भाई। पहला वाला कार्बन काइरल नहीं था, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, क्यों? क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ था। सेकेंड कार्बन को देखो, ये एक OH है, एक H है, एक CHO है और बाकी का पूरा ग्रुप है, तो क्या ये काइरल है? बोलो हाँ कि ना। तो आप बोलेंगे हाँ काइरल है, ऑफ कोर्स। थर्ड वाला कार्बन भी काइरल है, फोर्थ वाला भी काइरल है, फिफ्थ वाला भी काइरल है। तो टोटल कितने काइरल कार्बन हुए बच्चों? आप बोलेंगे ग्लूकोज में 4 काइरल कार्बन हुए। जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन है, क्या वो इस स्ट्रक्चर का आखिरी काइरल कार्बन है? बोलो हाँ कि ना। फिर से देख लेना, जिनको कंफ्यूजन हुआ मेरी स्टेटमेंट से, फिर से समझना। इस चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन यानी फिफ्थ नंबर का कार्बन क्या काइरल की लिस्ट में आखिरी है? आप बोलेंगे यस, तो उसी को चेक करना है, और उस पे अगर OH राइट साइड पे है मींस डी कॉन्फ़िगरेशन है। व्हेन आई से डी कॉन्फ़िगरेशन मींस कैपिटल डी। अच्छा, आपको डेक्स्ट्रोलीवो पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज बोली थी कि आप डेक्स्ट्रोलीवो देखकर नहीं बता सकते, उसके लिए क्या चाहिए? पोलारीमीटर नाम का डिवाइस चाहिए। बताया था ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर, हाँ वो प्रैक्टिकल चीज है, वो एक्सपेरिमेंटल चीज है। ऑप्टिकल एक्टिविटी देख के नहीं बता सकते, पर क्या ये आप देख के, स्ट्रक्चर देख के बता सकते थे कि डी है कि एल है? हाँ, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो। तो कैपिटल डी कैपिटल एल आप स्ट्रक्चर देख के बताते हो, स्मॉल डी स्मॉल एल आप स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, और यही तो मेजर डिफरेंस है, राइट? है ना। अच्छा, एक और चीज देखना, एक और चीज देखना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपने ये चीज रियलाइज की बच्चों? आई डोंट नो इफ मोस्ट ऑफ यू रियलाइज दिस और नॉट। क्या आपने ये चीज रियलाइज की कि अगर मैं इस पूरे इसको गायब कर दूं, समझो, चलो ठीक है मैं हटा देता हूं, हाँ, और मैं ये एज इट इज उठा के कॉपी यहां पे रख देता हूं, और सिर्फ और सिर्फ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूं कि OH की पोजीशन को चेंज कर देता हूं ऐसे, तो क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बन जाते हैं? इस तरह से देखो, सिर्फ फिफ्थ कार्बन पे क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बन रहे हैं? इनफैक्ट आप देखेंगे तो एकदम ब्यूटीफुल तरीके से आपको दिखेगा, देखो ऐसे, है ना। सिर्फ फिफ्थ कार्बन को ध्यान से देखो, आप बोलोगे हाँ सर ये तो एग्जैक्ट ओवरलैप हो रहा है सिर्फ वहां पे छोड़ के, तो क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बने है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ। तो क्या ये अभी भी एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं? हाँ। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर तो है, नो डाउट। तो मैं डेक्स्ट्रोलीवो क्यों नहीं यूज कर रहा हूं इनके लिए? क्योंकि इनमें मैंने क्या स्ट्रक्चर देख के डिसीजन लिया, पोलैरिमीटर में डाल के डिसीजन नहीं लिया। क्या ये बात समझ में आई? है ना। और इन कॉन्फ़िगरेशंस को, ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होते हैं ना, इनको हम इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये आप कंफर्म आप बता सकते हो ना, ये डी है एल है, कंफर्म है। ये ऑप्टिकल आइसोमर है, हाँ, मतलब एक दूसरे के इनएंशियोमर है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, सही है। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखकर कंफर्म तरीके से बता सकते हो। इसके लिए आपको पोलैरिमीटर की वेट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, कितने काइरल कार्बन बताए मैंने? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होने चाहिए थे ऑप्टिकल आइसोमर्स? 2n, है ना, 2n, यानी कि 2/4
यानी कि 16 होने चाहिए थे, है कि नहीं? तो आप सोचेंगे कि ठीक है 2n, यहां पर हमको तो d और l दिख रहे हैं, और भाई आपको d और l दिख रहा है तो इस लेवल पे भी डेक्स्ट्रोलीवो आएगा, ये इस पे, बिकॉज हर कायरल कार्बन, हर एक कायरल सेंटर पे इनैंशोमर बनेंगे ना, तो आप वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, पर थैंकफुली आपके सिलेबस में आपको D और L यही पूछे जाएंगे। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर हुई? So every sugar that we know will have a D configuration and an L configuration that will always be decided by the last chiral carbon. And now comes the beauty part. सारे के सारे नेचुरल शुगर्स सिर्फ D फॉर्म के ही होते हैं। नेचर में सारे शुगर्स कैसे होते हैं? D सीरीज के ही होते हैं, ठीक है बच्चों? नेचर में D फॉर्म के होते हैं, इसलिए हम लोग एक्चुअली स्पीकिंग L फॉर्म को कंसीडर ही नहीं करते। हम पढ़ लेते हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, हमने डेफिनेशन देख लिया, वो भी ठीक है, पर हम लोग उसको आगे कंसीडर नहीं करने वाले। तो हैवर्थ जब मैं बनाऊंगा, अब देखना मैंने क्या बोला, ध्यान से स्टेटमेंट को याद रखना। क्या बोला मैंने? ऑल नेचुरल शुगर्स आर विच फॉर्म ऑफ शुगर? डी फॉर्म या एल फॉर्म? ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी फॉर्म, ठीक है। अब जब मैं हैवर्थ बनाऊंगा तो मुझे आइडियली 4 बनाने चाहिए थे, मैंने बताया था ना अभी, अल्फा डी बीटा डी, अल्फा एल बीटा एल, ऐसे बनाने चाहिए थे। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों? लेकिन मैं 2 ही बना रहा हूं। कौन से? अल्फा डी और बीटा डी, क्योंकि ये 2 ही आपको देखे जाते हैं नेचर में, और ये 2 ही आपके सिलेबस में हैं। आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लो, कहीं पे भी आपको अल्फा बीटा एल फॉर्म का नहीं बनाया हुआ मिलेगा। किसका मिलेगा आपको? डी फॉर्म का। तो हम वही 2 लिख रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो हम लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। चलो ठीक है, ये भी सही है, ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कैसा स्ट्रक्चर है हैवर्थ? हैवर्थ कैसा है भाई? साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है? साइक्लिक है। अब बोलेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसा है? साइक्लिक प्रोजेक्शन है, ऑफ कोर्स क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्लोज चेन स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया, तो क्लोज चेन हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई ऐसा है that there are certain properties of glucose that cannot be explained by the open chain structure. ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, आगे हम लोग उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, एंड दैट इज व्हाई द नीड केम अप और द नीड अरोज फॉर अ क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है कि भाई, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, लाइट को कभी पार्टिकल कभी वेव, है ना, मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था, डुअलिटी ऑफ मैटर बेसिकली, है ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी, कभी लाइट है कभी वेव है कभी पार्टिकल है। वैसे यहां पर भी ग्लूकोज कभी साइक्लिक भी है कभी नॉन साइक्लिक भी है। कुछ प्रॉपर्टीज नॉन साइक्लिक यानी कि स्ट्रेट चेन फॉर्म से समझ में आती है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन यानी रिंग फॉर्म से समझ में आती है। क्या ये बात आपके दिमाग में समझ में आ गई? सबको क्लियर हुई? ठीक है, पहले तो ये, ठीक है, ये थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर, पहले तो ये समझना था। अब दूसरा पार्ट कि भाई रिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। बहुत ध्यान से देखना, रिंग स्ट्रक्चर बहुत बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन? 6 कार्बन। ग्लूकोज में कितने टोटल? 6 कार्बन। अभी जब आप रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप उस 6 में से 5 कार्बन यहां पर रिंग में बनाने वाले हो, इस तरह से 1 2 3 4 and 5, and the 6th member of this ring will become oxygen. 6th member of this ring will be oxygen. Please pay attention. पहले देख लो स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर ड्रॉ करना, ध्यान से देखना। सब लोगों को समझ में आया क्या हुआ? मैंने क्या किया, 5 कार्बन बनाए और 6th मेंबर कौन सा था? ऑक्सीजन। अब आप सोचोगे सर ये ऑक्सीजन आया कहां से? ठीक है, वो मैं बताता हूं, ऑक्सीजन कहां से आया वो बताता हूं, टेंशन मत लो। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं एक हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग बन गई? आप बोलेंगे हाँ सही बात है, ऑफ कोर्स एक हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग बन गई जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है।
ये ठीक है, सही बात है। एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। नाउ व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस लाइक दिस ऑन ईच कार्बन एटम। ठीक है, आपने हर एक कार्बन एटम पे क्या बनाया, वर्टिकल लाइन भी बना दी। अभी भी याद करो बच्चों, अभी भी याद कर लो, मैंने क्या बोला, कितने कार्बन बनाए अपन ने रिंग में, ग्लूकोज में कितने थे, 6, है ना, क्लियर। इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा नंबरिंग कर देता हूं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, सो फार सो क्लियर। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाने का। मैंने 5 कार्बन बना दिया, बीच में एक ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन किन 2 कार्बन के बीच में बच्चों, 1 और फर्स्ट एंड फिफ्थ, 1 और 5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे भी आपने देख लिया, चलो ठीक है। तो मेरी नंबरिंग भी हो गई कार्बन्स की। अब जो 6th नंबर का कार्बन है, फिक्स्ड पोजीशन है, 6ठे नंबर का जो कार्बन है ना, वो हमेशा कहां जाएगा, वो टॉप पे जाएगा। कहां जाएगा, टॉप पे जाएगा। कैसे याद रखेंगे, अभी 6 है भाई, कहां जाने वाला है, 6 कहां जाएगा, ऊपर। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 6 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। सिंपल हो गया, 6 कार्बन लिख लिया आपने इस तरह से। चलो फटाफट सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ। इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, ये यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, देखो मेरा 6th नंबर का कार्बन मैंने बोला था उसकी जगह फिक्स थी, क्या थी बच्चों, CH2OH। ये 6th वाला कार्बन ऊपर है, करेक्ट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। 6th वाला कार्बन ऊपर आ गया। अब ये ऐसा है और ये इस तरह से मैंने लाइंस लगाई हुई है ना, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये ऐसा है, ये लाइन है, ऊपर यहां जो लगा हुआ है। तो मुझे बताओ 6th कार्बन कहां है, अबाउ है कि बिलो है, अबाउ द प्लेन है ऑब्वियसली। और क्या उसकी जगह फिक्स कर दी मैंने, हाँ आप बोलेंगे हाँ उसकी जगह मैंने फिक्स कर दी, करेक्ट है। अब जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट वाला कौन सा, ये ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट कार्बन है, ओके, उसका OH ग्रुप, फिशर में हम लोग कौन से कार्बन का OH ग्रुप पकड़ के बैठे थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, 5th वाले का, सेकेंड लास्ट का, है ना, सेकेंड लास्ट बोल दिया या लास्ट कायरल बोल दिया या 5th बोल दिया, एक ही बात था। यहां पर हम लोग कौन सा कार्बन पकड़ के रखेंगे, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले कार्बन का ध्यान से सुनना, OH ग्रुप अगर ऑपोजिट प्लेन में है, किससे, 6th वाले से, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, क्या बोला मैंने, फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप 6th कार्बन से ऑपोजिट प्लेन में है तो वो अल्फा हुआ। समझ में आया। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, अल्फा बनाना हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्यों, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने बोला 6th वाला अबाउ द प्लेन है, 6th वाला तो फिक्स है, तो OH कहां आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, नीचे आएगा। अल्फा में कहां आएगा, नीचे आएगा। और बीटा में कहां आएगा भाई, खत्म हो गई बात, इतना इजी है। और फिर अल्टरनेट तो लगाना है। अच्छा एक चीज समझो, हमने इसके पहले भी जब ऑल्टरनेट HOH लगाना था, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेट HOH लगाना था तो हमने बाकी सारे लगा दिए थे, फिर वो आइडेंटिफाइंग वाले लास्ट को पकड़ के रखा था, है ना। तो हम सारे पहले लगा दे, OH H OH H OH H। अब जो आखिरी वाला है उसका तो फिक्स हो गया, उसमें तो टेंशन ही नहीं है, ये रहा, ठीक है, उसमें तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना, 6th वाला ऊपर और नीचे हाइड्रोजन ही आएगा। ये भी क्लियर हो गई है बात आपको। OH H OH H OH H, है ना। और अब हम लोग अल्फा बीटा को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल काम करेंगे कि भाई अल्फा में मैंने OH को नीचे लगा दिया और बीटा में मैंने OH को ऊपर लगा दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई, यस। तो इस OH को देखो, आइडेंटिफाई करो इसके साथ, ये देखो दोनों ऑपोजिट प्लेन्स में है और ये दोनों देखो सेम प्लेन में है।
ठीक है, अब मैं बताता हूं मेरी सुपर ट्रिक। ठीक है, मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत इजीली याद रहेगा, देखना। अल्फा का मतलब ये दोनों आमने सामने हैं। आमने सामने समझते हो? ऑपोजिट, ऑपोजिट तुम्हारे सामने, ऑपोजिट। अल्फा का मतलब आमने सामने, बीटा का मतलब बाजू बाजू में। ऐसे याद रखना, बीटा से बाजू, अल्फा से आमने सामने, कभी नहीं भूलोगे। क्या बात समझ में आ गई? बस ऐसे याद रखना सिंपल तरीके से ना। ये स्ट्रक्चर आप जब देखते हो तो आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि अरे भाई एक रिंग है और वर्टिकल लाइंस है एंड ऑल दैट। एज आई मेंशन्ड वेरी क्लियरली, व्हाट यू शुड डू इज फर्स्ट मेक द 6 member रिंग विद 1 ऑक्सीजन। आपने बना दी। देन यू फिक्स द पोजिशन ऑफ द 6th कार्बन, आपने कर दिया। देन यू राइट HOH ऑल्टरनेट, कर दिया। एंड देन डिसाइडिंग फैक्टर कौन था आपका? कार्बन नंबर 1 था, तो उसका OH ग्रुप अगर नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा। खत्म, एकदम सिंपल। बोलो हाँ कि ना, राइट? अब सवाल ये आएगा, सवाल बच्चे के दिमाग में ये आएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ये वाला नीचे आना चाहिए OH? आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि यहां पे O और यहां पे H? ऐसा क्यों नहीं चालू किया आपने? क्योंकि यहां पर भी यही हो रहा है ना, यहां पर भी ये हो रहा है ना, तो यहां पर भी ये हो रहा है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऑल्टरनेट करना चाहिए था ना, फर्स्ट वाले पे OH नीचे आ रहा है तो सेकंड पे ऊपर बनाना चाहिए था। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। आ रहा है क्या? ऐसा सवाल शायद आ रहा होगा। तो भाई देखो, सिंपल फंडा है। दोनों स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो अल्फा बीटा, यानी यहां पे ऊपर बनाया था D और L, तो एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी कि दोनों OH सेम साइड पे आ जाएगा। देखो यहां पे ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है? उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको फोकस करना है कि मैंने डिफाइन कैसे किया है। देखो आप यहां पर आप बोलोगे कि सर ये बाजू बाजू में, आप तो बोलते हो ऑल्टरनेट अलग साइड आना चाहिए, बरोबर है, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं करनी। आपको क्या है, क्या सोचना है कि हमने डिफाइन कैसे किया। कैसे डिफाइन किया हमने? कार्बन नंबर 1 पे जो OH का पोजीशन है उससे अल्फा बीटा डिसाइड किया, करेक्ट? सबको समझ में आ गया। और फिशर में क्या किया था? कार्बन नंबर 5 पे जो OH की पोजीशन थी उससे D और L डिसाइड किया था, करेक्ट है? बस यही तो चाहिए था, हो गया ना, डेफिनेशन में फिट हो रहा है ना। Now the biggest question to understand is, now there's a lot to understand in this, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसके ऊपर जेई में, नीट में, सीईटी में इतने क्वेश्चन बनते हैं, ट्रस्ट मी, इतने सारे। और ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स को हाँ देख लिया, हाँ स्ट्रक्चर बना दिया, चलो ना, बट इसके ऊपर इतने वेरिएशन आते हैं ना, तो वो समझना है अपने को, बहुत डिटेल में जाके समझना है। चलो, तो पहला तो ये सवाल अच्छा आपके दिमाग में आया कि ओके हमने अल्फा देख लिया, बीटा देख लिया, कैसे डिफाइन किया समझ में आया, पर क्यों बना अल्फा बीटा, क्यों बनी रिंग, ये पहला सवाल। दूसरा, अल्डिहाइड किधर गया सर? तो भाई ऐसा हुआ है, ध्यान से देखो, ऐसा हुआ कि ये अल्डिहाइड ग्रुप, क्या ये अल्डिहाइड ग्रुप इस अल्कोहल ग्रुप के साथ में रिएक्ट किया। क्या समझे? क्या समझे? दो फंक्शनल ग्रुप का आपस में रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली हाँ होता है। अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्टेड विद द OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, टू फॉर्म अ बॉन्ड, टू फॉर्म अ बॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? ये ऐसा, इधर का डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया और इधर ऐसा COC ऐसा बॉन्ड बना दिया, और फिर इसी को तुमने रिंग फॉर्म में लिखा, समझे? और समझ में आया कि ये 6 मेंबर की रिंग मैंने क्यों बनाई नीचे। अब समझ में आएगा, अच्छा कि सर आपने ये ऐसे बनाई थी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन। क्या ये देख पा रहे? देखो 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन, क्या ये देख पा रहे आप लोग? बस यही तो मैंने नीचे बनाया, 1 और 5 को मैंने ऑक्सीजन से जोड़ा, और टोटल मेंबर कितने? 6 मेंबर है। करेक्ट बात है। बहुत ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, एक एक बात को, राइट? फिर से देखो, अल्डिहाइड था और अल्कोहल था, दोनों गायब हो गए, बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया दोनों के बीच में। किसके बीच में? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। यस बच्चों, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हमने रिंग फॉर्म में नीचे बनाया। तो ये रिंग फॉर्म बनने के लिए कैन आई से रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल वाज इंपॉर्टेंट, वाज रिक्वायर्ड। ये अजम्पशन था ना मेरा। अच्छा एक चीज और हुई, तो इससे अल्डिहाइड गायब हो गया, रिंग बन गई, ये क्लैरिटी आ गई सबको।
इससे एक और बात हुई, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। फिर से देखो, जो पहले कार्बन नंबर 1 कायरल नहीं था, क्या अब वो कायरल हो गया है बच्चों? क्योंकि अब उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब उसका डबल बॉन्ड, तो अब उसका क्या होगा भाई? पहले कायरल कार्बन 4 थे, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में कायरल कार्बन कितने हो गए? 5। और अब 2⁵, यानी कि 32 आइसोमर्स बन सकते हैं। सोच रहे हो? ब्यूटीफुल है ना? सही है कि ग्लूकोज का आप अगर हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाते तो क्या बन सकता था? 16 आइसोमर बन सकते, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन बनाते तो 16 आइसोमर बन सकते थे, पर हैवर्थ में बनाने जाओगे तो 32 आइसोमर्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन पहले 4 थे, अब 5 हो गए। अब समझा नंबर 1 को इंपॉर्टेंस क्यों दिया? क्योंकि वो न्यूली फॉर्म्ड कायरल कार्बन है, वो नया अभी अभी बना है भाई। तुम्हारे घर में ऐसा होता है ना, कभी अपने होता है नई बहू आती, नए दामाद जी आते हैं, बहुत भाव मिलता है उनको, है ना? घर में नए मेंबर, तुम्हारा कोई नया दोस्त बनता है तो उससे ज्यादा बात करते हो, है ना? तो वैसा ही है कि भाई ये नया बना है, ताजा आया अभी, पहले कायरल था क्या? नहीं था, अभी कायरल बन गया। तो इस न्यूली फॉर्म्ड कायरल कार्बन को हमने डिसाइडिंग पावर दिया। क्या? कि भाई तू डिसाइड कर अल्फा होगा कि बीटा होगा। बात भेजे में सबके गई। कहां से हम लोग पहुंचे नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पे? राइट। तो अब हम लोग जो डिसाइडिंग कार्बन है उसमें हमने डिसाइड किया, अच्छा ठीक है, नंबर 1 वाला कायरल जो नंबर 1 वाला कार्बन है वो हमारा डिसाइडिंग कार्बन था। उसने बताया कि अल्फा है कि बीटा है। तो अब नोट में क्या लिखेंगे नीचे बताओ जरा? इफ OH ऑन C1 लिखूं? C1 ऐसा लिख दूं? C1 इज बिलो द प्लेन और डाउनवर्ड फेसिंग। अब ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होगा, ठीक है? जैसे कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा डाउनवर्ड फेसिंग, किसी में लिखा होगा बिलो द प्लेन, किसी में लिखा होगा ऑपोजिट द प्लेन ऑफ 6th कार्बन। एक ही बात है ना? स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? दिमाग में गया ना सबके? इज बिलो द प्लेन, बिलो और यू कैन से डाउन, देन इट इज अल्फा, देन इट इज अल्फा। अच्छा, मैंने डी कैसा डिसाइड किया? मैंने क्यों बोला ये डी था? क्योंकि बाकी सब पोजीशन देखो ना जरा, मैंने डी के हिसाब से लिखे ना। बाकी सारे पोजीशन मैंने किसके हिसाब से लिखे थे? डी के हिसाब से लिखे थे कि नहीं लिखे थे? मैंने डी से ही शुरुआत की थी, मैं डी कॉन्फ़िगरेशन को ही पकड़ के चल रहा था। अब बच्चे पूछेंगे सर हमको कैसे पता चले कि आप डी कॉन्फ़िगरेशन पकड़ के चल रहे हो? तो उसकी भी एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। तुम ऐसे रखो अपना हाथ जो है ना, जैसे तुम कोई चीज पकड़ी है तुमने, जैसे समझो ऐसे बैट पकड़ा है, हाँ? तुम्हारा राइट हैंड, तुम अगर राइट हैंडेड हो तो जनरली तुम राइट हैंडेड, डी मतलब राइट होता है ना, डेक्स्ट्रो मतलब राइट होता है, डी समझ लो। तुम राइट हैंडेड हो तो तुम्हारा दाहिना हाथ नीचे होगा कि बायां हाथ? करके देखो, ट्राई करके देखो। राइट हैंड नीचे होगा ना। बस ये लॉजिक लगाओ, जो फिशर में जो भी राइट पे था ना, ध्यान, अब देखो आपको कितना ब्यूटीफुल लगेगा, कितना इजी हो जाएगा। फिशर में जो जो चीजें आपने राइट पे लिखी थी बच्चों, वो यहां पे नीचे लिख दो। देखो सेकेंड बार कार्बन पे मैंने OH कहां लिखा था? राइट पे लिखा था। यहां कहां लिखा मैंने? डाउन। फिर लेफ्ट पे था अप, फिर राइट पे था डाउन, और 6th वाले को मैंने फिक्स कर दिया है। सही बात है? बोलो हाँ कि ना? तो इससे प्रूव हुआ कि मैंने डी से उठा के लिखा है। क्लियर? इससे इजी नहीं हो सकता, है ना? तो आप बोलेंगे ओके, इफ OH ऑन C1 इज बिलो और डाउन, देन इट इज अल्फा डी, अब ग्लूकोज बोलूं? अब बोलोगे हाँ सर ग्लूकोज ही बनाया, पर रिंग फॉर्म में छोटू सा एक चेंज है, उसको ग्लूकोज नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनना, उसको बोलूंगा ग्लूकोपाइरानोज। नाम बदल दिया, ग्लूकोज की जगह क्या कर दिया? ग्लूकोपाइरानोज कर दिया। अब जिन बच्चों ने मेरा स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना था उनको याद होगा, पायरान 6 मेंबर की रिंग होती है। यहां पे कितने मेंबर की रिंग है? देखो
6 मेंबर की रिंग है। 6 मैंने 5 कार्बन है लेकिन मेंबर कितने हैं? 6 ना, तो 6 मेंबर की रिंग है। तो ग्लूकोज की 6 मेंबर की रिंग बनाई, इसलिए ग्लूकोपाइरानोज। क्लियर? तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। हर एक वर्ड आपको समझना है। अल्फा क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे। डी क्यों? क्योंकि डी से डिराइव, हमने डी का फिशर लेके सीधा सीधा साइक्लिक बनाया था। ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज से डिराइव था। पायरान क्योंकि 6 मेंबर की रिंग थी। और ओज मतलब ऑब्वियसली शुगर। क्या हर एक शब्द, हर एक वर्ड आपको समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ कि ना। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं रखना है, सब क्लियर कर लेना है ना? है ना? एकदम सही। चलो अब ये बताओ, इसमें लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं फिर? बीटा एल नहीं, बीटा डी ही रहेगा। दैट इज द मेन थिंग। हाँ, तो बीटा डी ही रहेगा, बीटा एल नहीं होगा। बस सिर्फ क्या चेंज हुआ? तो आपको एग्जाम में, आप ये पुराने पेपर्स उठा के देख लो, चाहिए तो आपके बोर्ड्स के पेपर्स वगैरह उठा के देख लेना। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा, ड्रॉ द फिशर एंड हैवर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो आप फिशर बनाएंगे डी और एल, और आप हैवर्थ बनाएंगे अल्फा डी और बीटा डी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस? नाउ सो ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया, आई एम वेरी श्योर। तो ये चीज नोट कर लेना बच्चों, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि जबरदस्ती नहीं है कि आपके साथ डी होगा तो साथ में प्लस ही आना चाहिए। आपको यहां पर क्लियर एग्जांपल दिख रहा है, डी के साथ माइनस लिखा है। भाई जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप स्ट्रक्चर देखकर बताते हो, वो कॉन्फ़िगरेशन है। और जो प्लस और माइनस साइन है या डेक्स्ट्रोलीवो, छोटा डी छोटा एल, वो क्या था? वो आप पोलैरिमीटर में मेजरमेंट करते थे। किसकी मेजरमेंट? ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू की मेजरमेंट। एंगल कितना रोटेट किया, राइट को लेके गया तो प्लस, लेफ्ट को लेके गया तो माइनस, है ना? ये वैल्यू थी ना। तो ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? रोटेशन इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या इंडिकेट कर रहा है? वो कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट कर रहा है। तो तुमको कैपिटल डी देख के ये तो समझा ना कि अच्छा, इसका जब फिशर प्रोजेक्शन लिखा गया था तो इसका OH राइट साइड पे था, 5th कार्बन का। बराबर बोल रहा हूं, है ना? और यहां पर देखो, अब देखो डी के साथ में प्लस भी है, डी के साथ में प्लस भी हो सकता है, डी के साथ में माइनस भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? क्या जबरदस्ती है कि कैपिटल डी के साथ प्लस ही आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। तो अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन पहले निकाल दो, है ना? ये तो मैं बहुत बार बोल चुका ना कि कैपिटल डी अलग है और डेक्स्ट्रो अलग चीज है ना बच्चों? अब सेम लॉजिक हम लोग फ्रुक्टोज पे लगा रहे हैं। फिर से वही फिशर प्रोजेक्शन, 6 कार्बन की वर्टिकल चेन, सेकेंड लास्ट कार्बन इन द चेन या लास्ट कायरल कार्बन को इंपॉर्टेंस उसको बॉक्स करके रखा है। एवरीथिंग सेम, दिमाग सेम लगाना है। अब क्या करना है भाई? जो आपका फंक्शनल ग्रुप है फ्रुक्टोज का, पहले उसको पहचान लेना है। क्या है फंक्शनल ग्रुप आपका फ्रुक्टोज का बच्चों? ये तो बताया हुआ ना पिछले लेक्चर में। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। और कीटोन क्या टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है? भाई ऑब्वियसली नॉन टर्मिनल। तो फर्स्ट पे तो आ नहीं सकता, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। आप बोलेंगे ठीक है भाई, यहाँ तक हमको क्लियर है। फर्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा फिर? टर्मिनल है तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक भी सही है, कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें। एक मिनट, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पहले यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से इसके ऊपर फोकस करो। फर्स्ट कार्बन पे मैंने CH2OH बना दिया, सेकंड कार्बन पे मैंने कीटोन ग्रुप बना दिया। अब क्या करना है आपने? OH, लास्ट वाले पे भी मैंने प्राइमरी अल्कोहल बना दिया और 5th वाले को छोड़ दिया। फिर यहाँ पर अल्टरनेट HOH था, ये HH बना दिया। अब क्या करना है? D के लिए राइट पे बनाना है, L के लिए लेफ्ट। बस इतना इजी। अब इससे ज्यादा आसान तो हो नहीं सकता। 6 कार्बन की चेन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, HOH अल्टरनेट है। जब आप शुरू करते हो लिखना, राइट से आपने शुरू कर दिया, राइट लेफ्ट, और 5th वाले पे आके आपने क्या किया? चेक किया भाई, D बनाना है तो राइट पे लिखेंगे, L बनाना है तो लेफ्ट पे लिखेंगे। बस ऐसे कर दिया बच्चों। ये रहा देखो H। और इसी को मैं उठा के आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूं कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा,
बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा और ये वाला H इधर आ जाएगा। और ये भी प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। क्या आप ये देख पा रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली पूरा का पूरा एक जैसा बैठ रहा है ना, सिर्फ 5th कार्बन को छोड़ के। क्लियर है बात बच्चों? कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, इजीली बना पाएंगे आप लोग। चलो बनाइए सब लोग। ओके, कायरल कार्बन भी मार्क कर लेता हूं मैं तब तक। बताओ पहला वाला कायरल है क्या? नहीं है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन है। आखिरी वाला कायरल है क्या? उसमें 2 हाइड्रोजन है, नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं है। तो कितने कायरल कार्बन है? 3। देखो ये एमसीक्यू के सारे कोई, और आपको चाहिए तो आप पुराने कोई भी पेपर उठा के देखो, सीईटी, जे, नीट, सब पेपर उठा के देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन फ्रुक्टोज इन फिशर प्रोजेक्शन इज, या फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इन हैवर्थ प्रोजेक्शन इज, तो 2n। तो आपको अगर कायरल कार्बन नंबर याद नहीं है तो आप वो नहीं आंसर कर पाओगे, है कि नहीं? तो ये ध्यान देना आपने। सेम वे इधर, तो क्या मेरे सारे जो डेफिनेशंस मैंने अभी तक लिखे थे सारे राइट प्रूव हुए, है ना? क्या इसमें हमने आखिरी कायरल को चेक किया? हाँ। क्या वो 5th था, सेकंड लास्ट था, आखिरी कायरल था? हाँ। कौन सी बड़ी बात है, सही तो है। राइट साइड पे है तो D, लेफ्ट साइड पे है तो L। कुछ चेंज किया मैंने? नहीं। एकदम क्लियर। अब जरा फोकस करके यहां पे देखना कि अब ग्लूकोज के साथ कंपेयर करके फिशर तो इजी था, अब हैवर्थ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जरा थोड़ा समझो। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे था, फर्स्ट की सेकंड? तो बोलोगे सेकंड, है ना? तो इसका जो रिएक्शन होगा वो 2nd to 5th होगा ना बच्चों? 2nd to 5th होगा। क्या होगा? 2nd to 5th होगा। तो यानी कि ये जो रिंग बनेगी अब वो 2 और 5 को जोड़ के बनेगी। ग्लूकोज में किसको जोड़ के बन रही थी? 1 और 5 को। और 1 को इंपॉर्टेंस क्यों था वहां पे? क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप 1 पे था। इसका फंक्शनल ग्रुप कहां पे है? 2 पे है। तो इसका डिसाइडिंग कार्बन कौन रहेगा रिंग स्ट्रक्चर के लिए? इसका डिसाइडिंग कार्बन कार्बन नंबर 2 रहेगा। क्या ये बात दिमाग में जा रही है ना? एक तो ये क्लियर हुआ सबको। दूसरा देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है बच्चों? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग बन रही है, जिसमें से 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। क्या ये बात क्लियर हुई? है ना? इस तरह से। तो यहां पर 5 मेंबर की रिंग है जिसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड किन 2 कार्बन के बीच में? 2 और 5, भूलना नहीं। हाँ तो अब हाँ तो ऐसा लिखो, कार्बन 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 एंड ऑक्सीजन, है ना? And the diagram should look beautiful, yeah. It should look nice when you draw it in your exams also. Presentation has to be good. Check. हाँ, अब इसमें भी अपन अल्फा डी बीटा डी बनाएंगे ना, इस तरह से, राइट? एक मोटा आदमी, पतला मुंह है उसका, ऐसा देख मेरे जैसा। राइट? Now, what did I say? You will make what? Vertical lines on each. बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे इजी नहीं है, तरीका नहीं है इसको ड्रॉ करने का, ठीक है? प्लीज इसको फोकस करके समझना अच्छे से। अच्छा बताओ बच्चों, नंबरिंग कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे नंबर 2 3 4 एंड 5। 2 और 5 के बीच में ऑक्सीजन आ गया, सब सही चल रहा है, सब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 मेंबर की रिंग बनी, बीच में ऑक्सीजन आया, 4 कार्बन है, 2 और 5 के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड है, एकदम सही।
आप बोलेंगे ओके। अब मुझे बताओ नंबर 6 वाला कार्बन मेरा कहां जाएगा? मैंने फिक्स की हुई है पोजीशन 5 के ऊपर जाएगा, उसमें तो कोई स्कोप, कोई कंफ्यूजन, कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास, फिक्स करी हुई है पोजीशन। अब फर्स्ट वाले की पोजीशन फिक्स नहीं है भाई, क्यों? समझो जरा ध्यान से, अब समझो। फर्स्ट कार्बन, आप बोलोगे सर ये तो ये रहा ना फर्स्ट कार्बन, यहां पे ये रहा फर्स्ट कार्बन, है ना? तो फर्स्ट कार्बन की पोजीशन फिक्स नहीं है। फर्स्ट कार्बन कहां लिखना है? डिपेंड्स। अरे डिपेंड्स ऑन व्हाट? चेक। अब देखो, मैंने ऐसा आपको कहा कि यहां पर CO और C का बॉन्ड बना, बरोबर है? अगर इस तरह से बॉन्ड बना और OH यहां लेफ्ट पे गया, सपोज OH कहां गया? लेफ्ट पे गया। लेफ्ट पे गया तो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? OH, सेकेंड कार्बन का OH लेफ्ट पे है, तो मैंने क्या सिखाया आपको? जो चीज राइट पे वो नीचे, जो लेफ्ट पे वो ऊपर, बरोबर बोल रहा हूं? ऊपर आएगा। तो ये बीटा बना कि अल्फा बना? ऊपर आया तो बीटा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों, है ना? अब ये दिमाग में और क्लियरली गया होगा लोगों के। और अगर ऐसा होता तो अल्फा बनता, तो कुछ राइट में है ना, ऐसा। अब ये आपको यहां देख के तो समझेगा नहीं, तो आपको कैसा करना पड़ेगा? दोनों पॉसिबिलिटीज अपने को ड्रॉ करनी है। तो अपन क्या करेंगे? अपन ऐसा करेंगे, देखना ध्यान से। सेकेंड कार्बन का, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सेकेंड कार्बन का OH अगर मैं नीचे बनाऊंगा तो अल्फा, तो फर्स्ट कार्बन बाय डिफॉल्ट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि OH नीचे आया तो फर्स्ट कार्बन कहां जाएगा? समझ पा रहे हो? ऊपर जाएगा। उल्टा करो, बीटा में OH ऊपर तो फर्स्ट कार्बन नीचे। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। नाउ ऑल्सो सी वेयर आई एम गोइंग टू पुट दी OH, चेक ऑन द थर्ड वन, वेयर आई एम गोइंग टू पुट दी OH हियर ना, OH H OH H, यहां तो बाय डिफॉल्ट H ही आएगा, क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि 6th वाला ऑलरेडी ऊपर जा चुका है ना? और ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा पूरा का पूरा एज इट इज। मेरे को उठा के क्या करना है? क्या ये सबके दिमाग में चला गया? एंड नाउ द डिसाइडिंग कार्बन इज दिस। तो इफ आई पुट OH नीचे, इट इज अल्फा, तो मेरा फर्स्ट कार्बन कहां आया बच्चों? ऊपर आ गया। और अगर मेरे को बीटा बनाना होता तो मैं OH को ऊपर बनाता और फर्स्ट कार्बन कहां आ गया? क्या अभी मेरे 6 कार्बन कंप्लीट हुए? देखो गिन लो, हुए ना 6 कार्बन कंप्लीट, और मेरे सारे रूल्स और डेफिनेशंस फॉलो हुए। 6th एंड OH इन द सेम प्लेन, दोनों ऊपर है, तो बीटा। 6th एंड इसका OH डिसाइडिंग कार्बन का, बट डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज में डिसाइडिंग कार्बन C1 था, यहां पर क्या कर दूं? C2 कर दूं बस। और ग्लूकोपाइरानोज की जगह पे अब नाम क्या हो जाएगा? सोचो, फ्रुक्टो। अभी मेंबर कितने हैं रिंग में? मेंबर कितने हैं? 6 मेंबर की रिंग पायरान थी, 5 मेंबर की रिंग फ्यूरान थी, तो इसलिए नाम हो जाएगा फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या आपने देखा कि मैंने यहां पे प्लस माइनस लिखा है क्या? नहीं। प्लस माइनस तो मैं देखूंगा ना पोलैरिमीटर पे क्या आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट? वो तो रीडिंग पे ऑप्टिकल है। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूं, जो तुमको देख के लिखने को आए, जो देख के समझ में आए, मैं वो समझा रहा हूं ना। मैं पोलैरिमीटर लेके बैठा हो गया यहाँ पे? नहीं। टेक्स्ट बुक में उन लोग प्लस माइनस लिख देते, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लिखा है भाई, अपने को क्या लेना देना। सही बोल रहा हूं बच्चों? तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और इसमें आपने नोटिस करा कि इसमें डिसाइडिंग कार्बन कौन था? बताओ। डिसाइडिंग कार्बन था सेकंड वाला। ग्लूकोज में डिसाइडिंग कार्बन कौन था? C1 था। क्या अच्छा, अब एक और चीज ये भी हो गई कि पहले C2 कायरल नहीं था, अब C2 कायरल है। क्या सेम हुआ जैसे ग्लूकोज के साथ हुआ था कि ये न्यूली फॉर्म्ड कायरल है? क्यों है न्यूली फॉर्म्ड कायरल? क्या ये बात भी आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आई कि अच्छा सर पहले ना उसके ऊपर कीटोन था, फंक्शनल ग्रुप था, अब नहीं है, तो अब उसके पास कायरलिटी आ गई है। तो पहले टोटल 3 कायरल कार्बन थे तो 8 आइसोमर बन रहे थे, अब 4 कायरल कार्बन है तो 16 आइसोमर बन रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? नाउ आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर,
ठीक है, some important concepts and points to remember with regards to the structures of glucose and fructose. ठीक है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स लिखते हैं ना, तो उनमें ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज में यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे. सबसे पहला पॉइंट ये है कि डी एंड एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस. ये क्या है? दे आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, दे रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर पोजीशन स्लैश arrangement of the OH group on the last chiral carbon. है ना, ये लिख के रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, तो डी एन एल आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? इसको. D and L can be paired up with plus and minus both signs, ये तो बता दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. अच्छा, ये भी समझना, D and L फॉर्म्स या D and L सीरीज बोलते हैं उसको हम लोग, या फॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है, D फॉर्म, L फॉर्म या D सीरीज, L सीरीज ऐसा बोलते हैं. आर एक्चुअली इनएंशोमर्स, है ना, दे आर एक्चुअली इनएंशोमर्स, और यू कैन इन सिंपल वर्ड्स कॉल देम ऑप्टिकल आइसोमर्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम नॉन सिमी. ये बताया ना मैंने, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन SIMI. ठीक है, आप बोलेंगे ओके. नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखें. तो फॉर ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, फॉर ग्लूकोज इन फिशर प्रोजेक्शन एंड इन हैवर्थ प्रोजेक्शन, है ना, इन फिशर chiral carbons are how many? 4. So therefore isomers are how many? 2 raised to 4, that is 16. And in Haworth, chiral carbons N are equal to 5. So isomers are how many? 2 raised to 5, यानी कि 32. Now here comes the very very important point. Very very important point. पहले 4 थे, बाद में 5 बने. So note the newly formed chiral carbon. कौन? Yes, the newly formed chiral carbon is called, अब मैंने उसको बोला कि डिसाइडिंग फैक्टर है, पर उसका स्पेसिफिक नाम है, उसका नाम है एनोमेरिक कार्बन. क्या नाम है? मैंने लास्ट तक उसको रोक के रखा, नहीं तो आप लोग को जितने ज्यादा नाम देता आप कंफ्यूज हो जाते हो. कायरल कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, अरे हाँ, कायरल कार्बन सबको क्लियर है ना, तो इसलिए अब नया लास्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस नाम को. क्या नया जो कायरल कार्बन बना, जो पहले कायरल नहीं था अब कायरल हो चुका है, वो क्या है? अनुमलिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन है. हाँ, वो क्या है? एनोमेरिक. मैं उसको अनुमलिक कार्बन ही बुलाता हूं, मेरे दिमाग में वही है. हाँ, एनोमेरिक कार्बन. तो आपको कोई पूछेगा कि एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? न्यूली फॉर्म कार्बन. मतलब जो फिशर में तो काफी स्पेसिफिक आंसर है ना अपने पास, जो फिशर में कायरल नहीं था पर हैवर्थ में कायरल है. आप बोलेंगे हाँ सही बात है, और वही तो, क्योंकि बिकॉज वो नया बना है और वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, उसकी वजह से ही तो ये चेंज आया ना, कि नए कॉन्फ़िगरेशन बने. तो अब देखना, सो देयरफॉर वी कैन से, अब ये मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं बच्चों. देयरफॉर कैन वी से फॉर ग्लूकोज C1 इज एनोमेरिक कार्बन. क्यों?
क्योंकि वहीं पे फंक्शनल ग्रुप था और वहीं पर नया एनोमर, नया कायरल कार्बन बना और वहीं से अल्फा बीटा डिसाइड हुआ. सो देयरफॉर आल्सो कैन आई से अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज. देखो इस सारे पॉइंट्स पे आपके एमसीक्यू बनेंगे. एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानो, ग्लाइको लिख दिया मैंने, सॉरी ग्लूको लिखना था, ग्लूकोपाइरानोज. मैंने क्या लिखा, ग्लूको, अच्छा सॉरी, ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर. सही है, दे आर. अब ये नया टाइप का आइसोमर, कौन सा, एनोमर. क्यों? क्योंकि एनोमरिक कार्बन पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है. क्या ये बात समझी? तो ऐसा बोलूं, डी एंड एल फॉर्म्स आर इनैंशियोमर्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर एनोमर्स. ऑल्सो कैन वी से, नाउ इट इज वेरी इजी, अभी आप लोग को बहुत इजी लगेगा. कैन वी नाउ से फॉर फ्रुक्टोज, बताओ कौन होगा? C2 होगा एनोमरिक, C2 होगा अनुमलिक, एंड देयरफॉर वी कैन से अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज. मैं ये हाइफिन्स को अवॉइड करता हूं लिखते वक्त, नहीं तो आप लोगों का भरोसा नहीं, आप उसको माइनस साइन भी समझ बैठोगे. हाइफिन बनाने का कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसा लिखना चाहिए, आइडियली ऐसा लिखना चाहिए, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस. और अगर प्लस माइनस लिखना है तो उसको ब्रैकेट करके लिखना चाहिए. ठीक है, तो मैं ऐसे हाइफिन बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों. कहाँ गया, सॉरी. अगर मैं हाइफिन बना रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना. अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस एंड beta D fructofuranos are what? Anomers of each other. कौन से एनोमर्स? C2 पोजीशन के, हाँ C2 पोजीशन पे है ना वो, तो C2 पोजीशन. तो एनोमर बोल दिया तो समझ गए कि C2 की बात हो रही, क्योंकि इसका एनोमरिक कार्बन ही C2 है, इसका एनोमरिक कार्बन ही C2 है. बात क्लियर? वन मोर सिंपल, स्लाइटली कंफ्यूजिंग बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट that is not mentioned in your books by the way, but is definitely asked many times in your entrance exams, is the concept of epimers. अब बोलोगे सर ये आप नया लेके आए, अभी एनोमर्स पता था, अभी एनोमर्स सीखा, अभी नया क्या आया, एपीमर्स आया. तो जरा याद करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजों को याद करते हैं. हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में अल्डो हेक्सोज में ग्लूकोज के साथ क्या लिखा था बच्चों. अब सीखते हैं कि एपीमर्स क्या होते हैं. तो एपीमर्स का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, 2 शुगर्स और 2 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन around any one, कोई भी, सारे कार्बन एटम का सब कुछ सेम है, कॉन्फ़िगरेशन अराउंड एनी वन कायरल कार्बन. क्या मैंने नंबर बोला कि C5, C1, C2? नहीं ना, एनी वन आर कॉल्ड एपीमर्स, आर कॉल्ड. तो टेक्निकली मैं बोलूं तो डी और एल एक दूसरे के क्या हुए, एक तरह के क्या हुए, एपीमर्स हुए. क्यों? क्योंकि दे आर डिफरिंग विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 5. क्या मैं बोलूं अल्फा और बीटा भी एक्चुअली एक दूसरे के एक तरह के एपीमर्स हुए? एनोमर्स आर अ टाइप ऑफ एपीमर्स, क्योंकि वो कहां डिफर हो रहे हैं, कार्बन नंबर 1 पे डिफर हो रहे हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो एपीमर्स समझना जरूरी है. क्यों? क्योंकि एपीमर्स की ये वैरायटी होगी, तो खास नाम दे दिए उनको. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब आपको ये समझ में आएगा बच्चों
देयरफॉर कैन, अगेन वी कैन से, देखो मैं एक एक ऐसे सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा एकदम सिंपल भाषा में, जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ मैं वैसे लिख रहा हूँ, है ना। व्हाट आर एपिमर्स, हाँ हाँ ये है। देयरफॉर वी कैन से, तो जब आप रीड करोगे आपको समझेगा। देयरफॉर कैन वी से दिस, टेल मी, ओके। कैन वी से एनोमर्स आर टेक्निकली फॉर ग्लूकोज, एनोमर्स आर C1 एपिमर्स, ऐसा बोल दूं? आप बोलोगे हाँ सही बात है। कैन आई से D and L आर C5 एपिमर्स? बस ऐसा ही तो है कि नहीं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे थोड़ा सा। अब बोलोगे सर एपिमर्स तो इजी था, कुछ था नहीं इसमें। हाँ इजी ही है, ठीक है, और इसीलिए आपको एपिमर्स इजी लगेगा और अच्छे से ये भी समझ में आएगा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या मैनोज में फर्क क्या है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या मैनोज में फर्क क्या है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सबको अभी इतने अच्छे से आ गया होगा कि आंख बंद करके भी लिख पाओगे, आई एम वेरी श्योर। चलो लिखे 1 2 3 4 5 6 CH2OH CHO, ऐसा। फिर OH हमने राइट साइड से लिखना शुरू किया, फिर OH, फिर OH, फिर फिफ्थ वाले को छोड़ दिया, फिर H H H और फिफ्थ वाले पे OH को यहां लिखा तो मैंने बोल दिया डी ग्लूकोज। एकदम इजी, कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको एकदम बढ़िया है ना। ऐसे तो मैंने बोल दिया इसको डी ग्लूकोज बोल दिया, तो आप बोलेंगे ठीक है ये तो हमको आता है सर। अब देखना इसका मुझे गैलेक्टोज बनाना है। क्या बनाना है? गैलेक्टोज बना, और इसी का मेरे को क्या बनाना है? मैनोज भी बनाना है। और गैलेक्टोज और मैनोज भी मैंने कैसे बनाने? डी फॉर्म ही बनाने, क्योंकि सारे नेचुरल शुगर कैसे होते हैं? डी फॉर्म के होते हैं। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है। अच्छा मैनोज नाम सुन के कुछ जो स्मार्ट बच्चे एटलीस्ट उनको तो याद आ ही गया होगा। मैंने आपको एक अल्कोहल बताया था, सॉर्बिटॉल, याद है? 6 OH ग्रुप का। तो जैसे सॉर्बिटॉल था वैसे उसका एक भाई होता है मैनिटॉल, ये उस वक्त लेक्चर में बोला भी था, ठीक है। तो मैनिटॉल से मैनोज शुगर आता है। समझेंगे जरा, देखो। तो ये डी ग्लूकोज मैंने लिया, मैंने इसको यहां पे पेस्ट करा, और मैंने इसको सेम टू सेम उठा के यहां पर पेस्ट करा, कुछ चेंज नहीं किया, देख लो, है ना, सब जगह सेम है ना। अब डिफरेंस देखो, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं सेकेंड कार्बन पे पोजीशन को इंटरचेंज करूं, किस पे? क्या ये सेकेंड कार्बन पे अलग हो गया? चेक कर लो बच्चों, ये रहा देखो, सेकेंड पे अलग हो गया, बाकी सब जगह सेम है, तो ये बन गया मैनोज। बस इतना ही है। तो कैन आई से ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपिमर्स, C2 एपिमर्स। तो ये आपको सेंटेंस मेक सेंस। तो दिस इज डी मैनोज, दिस इज डी मैनोज, एंड आई विल कॉल देम बोथ, I will call them both C2 epimers of each other. आप बोलेंगे ठीक है। क्या मैं इनको एनोमर्स बोलूंगा? नहीं, मैं इनको एनोमर्स नहीं बोल सकता क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे नहीं है। क्या मैं इनको DNL इनैंशियोमर बोलूंगा? अब आप सोचने बैठोगे कि क्या ये इनैंशियोमर हो सकते हैं। देखो, तो ये हुआ आपका कौन सा? C2 एपिमर्स हुआ। कौन? ग्लूकोज मैनोज। ये डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन है, ग्लूकोज मैनोज आर C2 एपिमर्स। अब चौथे वाले को देखो, चौथे वाले का OH कहां था? राइट पे था। मैं अब इधर चेंज कर देता हूं, बाकी सब सेम रखा, और यहां पर इसको
तो ये C4 एपिमर बन गया और ये है आपका गैलेक्टोज। C4 एपिमर है आपका गैलेक्टोज। तो अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने पूछा था ना कि सर अगर हम ये OH और H गलत जगह लिख दें तो गलत जगह लिखोगे तो ग्लूकोज का गैलेक्टोज बन जाएगा, तो वो अलाउड नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान से देखना ना कि हमें ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स डी और एल आइडेंटिफाई करने के लिए, बट बाकी HOH कहीं भी लिखेंगे ऐसा नहीं चलेगा, तो ग्लूकोज का गैलेक्टोज बन जाएगा। सही है। मैनोज और गैलेक्टोज का भी आप रिंग फॉर्म बनाओ तो उनके भी अल्फा बीटा वगैरह बनेंगे ना, क्योंकि उसमें भी फंक्शनल ग्रुप तो है ही, और C1 पे ही बनेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है ना। तो मैनोज का अल्फा बीटा फॉर्म बनेगा, फिर ग्लूकोज का अल्फा बीटा हमने बनाया, गैलेक्टोज का अल्फा बीटा बनेगा, अलग अलग है। मेन क्या था, मेन इसमें यह सीखने जैसी बात, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे सब लोग एक साथ अभी। क्या, C2 और C4, ग्लूकोज और मैनोज C2 एपिमर, ग्लूकोज गैलेक्टोज C4 एपिमर। ग्लूकोज में जो 16 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसमें बहुत वैरायटीज आती है, एलोज आता है, आयोडोज आता है, ग्लायोज आता है, ऐसे बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में मैं इतने आपको एटलीस्ट इतने बता रहा हूँ। मेजॉरिटी केसेस में तो आपको ये भी कहीं देखने नहीं मिलेगा कि ये स्ट्रक्चर्स भी कोई करवा रहा है, बट ये एटलीस्ट फ्रॉम एन एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट कि एपिमर्स आपको पता होना चाहिए। एंड एपिमर्स पता चलने से बच्चों एक बात और क्लियर हो जाती है जो मैंने ऊपर लिख दी है, कि ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि एनोमर्स आर नथिंग बट C1 एपिमर्स, या DNL फॉर्म्स आर नथिंग बट C5 एपिमर्स। एपिमर्स जो है वो इस केस में आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स ही है एक्चुअली, क्योंकि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं, है ना। तो ये हुआ पूरा आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन फिशर एंड इन हैवर्थ। ठीक है। नाउ वन थिंग दैट आई पर्पसली लेफ्ट आउट, नहीं तो आप बोलोगे सर को आती नहीं, सर ने बताया नहीं, हाँ तुम्हारा भरोसा थोड़ी है, तो वो भी बता दूं। वन थिंग दैट आई पर्पसली लेफ्ट आउट, जो अभी आपको मैं इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इज मैंने आपको ये नहीं बताया कि अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप का या अल्कोहल और कीटोन ग्रुप का जो ये रिएक्शन हुआ, ये किस तरह हुआ, इसका क्या मैकेनिज्म है, कौन सा ग्रुप बन रहा है, इसमें हेमी एसिटाइल बनता है, हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल वगैरह बनते हैं। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे आपके लिए, पहले आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको अभी एल्डिहाइड कीटोन में मैं इसका रिएक्शन भी सिखाऊंगा कि अल्कोहल विद एल्डिहाइड या अल्कोहल विद कीटोन। ठीक है, तो उसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं कि भाई जब आपका साइक्लिक फॉर्म है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो हेमी एसिटाल है या हेमी कीटाल है, वो वाला। तो आपको क्या क्या सीखने मिला इसमें, आपने डी और एल फॉर्म सीखे जो बेसिकली एनांशोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखना ध्यान से, मैंने रिप्रेजेंट ऐसा लिखा है ना, जरूरी नहीं कि डी और एल ही एनांशोमर्स है, और भी एनांशोमर्स एपिमर्स भी हैं इनके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो डी एंड एल फॉर्म्स एनांशोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फा बीटा जो है वो एनोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। और एपिमर्स क्या है, तो वो तो कंप्लीटली डिफरेंट शुगर्स है, मैनोज और गैलेक्टोज है, राइट बच्चों। तो अब आपके पास कितने सारे क्वेश्चन बन गए ना एमसीक्यू के लिए। आपको कोई पूछेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर मोनोसैकेराइड, बट कौन से टाइप के आइसोमर्स, तो आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर। ग्लूकोज फ्रुक्टोज फंक्शनल आइसोमर। ग्लूकोज गैलेक्टोज अब बोलोगे C4 एपिमर्स, है ना। ग्लूकोज मैनोज C2 एपिमर्स, अल्फा बीटा C1 एपिमर्स, और मोर प्रिसाइज एनोमर्स, है ना। एंड DNL C5 एपिमर्स, और मोर स्पेसिफिकली एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंटिंग इनैंशोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ। Right, so we've understood all the structures. Let's end this session here. Next session में हम लोग
MOPs और केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं।